हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 5 सेशन है 22-26 मेजर 9 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 5 22-26 के स्टूडेंट के लिए मेजर 9 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, शीत युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? इन विच ईयर डिड द कोल्ड वॉर एंड? शीत युद्ध आधिकारिक तौर पर दिसंबर 1991 में समाप्त हुआ। यह 1947 से 1991 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और भू राजनीतिक संघर्ष था। इसका अंत सोवियत संघ के विघटन और पतन के साथ हुआ। तो कोल्ड वॉर का अंत कब हुआ? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेस्टोइका किससे संबंधित है? व्हाट इज प्रेस्टोइका रिलेटेड टू? प्रेस्टोइका 1980 के दशक के मध्य में मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में शुरू की गई आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन की नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कमांड अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल बनाना और उसमें निजी उद्यमों व मुक्त बाजार के तत्व शामिल करना था। यह नीति सोवियत संघ की ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लागू की गई थी। तो प्रेस्टोइका किससे संबंधित थे? 1980 के दशक के मध्य मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा इसको शुरू किया गया था सोवियत संघ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय हित क्या है? व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? राष्ट्रीय हित का अर्थ है उन मूलभूत लक्ष्यों, आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षों से है जिन्हें कोई देश अपनी सुरक्षा, स्वतंत्रता, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने व बढ़ाने के लिए आवश्यक मानता है। यह विदेश नीति का मुख्य आधार होता है जो यह तय करता है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध कैसा होगा। तो यह है राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? BRI जिसे कहते हैं। व्हाट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा 2013 में शुरू की गई एक विशाल महत्वाकांक्षी वैश्विक और अवसंरचना विकास और कनेक्टिविटी परियोजना है जिसे न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसका पूर्ण रूप B से ब्राज़ील, R से रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है ब्रिक्स का फुल फॉर्म। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। विदेश नीति के आंतरिक एवं बाह्य निर्धारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति किसी राष्ट्र की वह नीति है जिसके माध्यम से वह अन्य देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों का संचालन करता है। इसकी दिशा और स्वरूप अनेक आंतरिक तथा बाह्य निर्धारकों से प्रभावित होती है। आंतरिक निर्धारकों में भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक विकास, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, नेतृत्व और जनमत प्रमुख है। उदाहरण के लिए भारत की गुटनिरपेक्षता नीति पर जवाहरलाल नेहरू के विचारों का गहरा प्रभाव था। इसी प्रकार शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता वाले देश जैसे यूनाइटेड स्टेट अपनी विदेश नीति में अधिक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। बाह्य निर्धारकों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, शक्ति संतुलन, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका शामिल होती है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशन जैसे कि संगठन वैश्विक शांति और सहयोग की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे देशों की विदेश नीति प्रभावित होती है। इस प्रकार विदेश नीति का निर्माण आंतरिक शक्तियों और बाह्य परिस्थितियों के समन्वय में होता है तथा इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हित की रक्षा और संवर्धन करना है। यह था विदेश नीति का आंतरिक और बाह्य निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9/11 के बाद अमेरिकी विदेश नीति में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द चेंज इन US फॉरेन पॉलिसी आफ्टर 9/11। 9/11 की घटना 11 सितंबर 2001 को यूनाइटेड स्टेट में हुई।
अमेरिकी विदेश नीति को पूरी तरह बदल दिया। यह घटना कब हुई थी? तो 11 सितंबर 2001 को यूनाइटेड स्टेट में। और इस घटना के बाद अमेरिका विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया। इस आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में सुरक्षा और आतंकवाद रोधी रणनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने आतंक के विरुद्ध युद्ध वॉर ऑन टेरर की घोषणा की और आतंकवादी संगठनों तथा उन्हें शरण देने वाले देशों के खिलाफ कठोर रुख अपनाया। जो उन्हें शरण देते थे उनके खिलाफ भी कठोर रुख अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की और 2003 में इराक पर हमला किया। इस दौर में अमेरिका ने पूर्व आक्रमण नीति अपनाई, जिसके तहत संभावित खतरों को पहले से ही समाप्त करने की रणनीति बनाई गई। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया तंत्र की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को भी अधिक महत्व दिया गया। इस प्रकार 9/11 के बाद अमेरिकी विदेश नीति अधिक आक्रमण, सुरक्षा केंद्रित और एक तरफा रुख वाली बन गई, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आतंकवाद को समाप्त करना और अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करना था। तीसरा क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन केसेस ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रूस यूक्रेन संघर्ष के पीछे कई ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक कारण निहित थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन रूस के साथ उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बने रहे। समय के साथ यूक्रेन ने यूरोपीय संघ और विशेष रूप से नाटो के साथ निकटता बढ़ानी शुरू की। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा और प्रभाव क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा, क्योंकि नाटो का पूर्व की ओर विस्तार रूप की सीमाओं तक पहुंच रहा था। 2014 में यूक्रेन ने राजनीतिक परिवर्तन के बाद रूस में क्रिमिया क्षेत्र का विलय कर लिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बाद पूर्व यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस आर्थिक अलगाववादी नीति गतिविधियां तेज हो गई, जिससे दोनों देशों के संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए। इसके अतिरिक्त काला सागर क्षेत्र का सामरिक महत्व, ऊर्जा पाइपलाइनों का नियंत्रण तथा पूर्व यूरोप में शक्ति संतुलन की राजनीति भी इस संघर्ष के प्रमुख कारण हैं। रूस का उद्देश्य अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना और पश्चिम सैन्य संगठनों के विस्तार को रोकना रहा, जबकि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता था। फरवरी 2022 में रशिया द्वारा व्यापक सैन्य कार्रवाई के साथ यह विवादपूर्ण युद्ध के बदल गया। इस प्रकार रूस यूक्रेन संघर्ष सुरक्षा चिंताओं, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक संबंधों और क्षेत्रीय प्रभुता की नीति का संयुक्त परिणाम है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदेश नीति का अर्थ, प्राकृतिक एवं उद्देश्यों का व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति से आशय उस नीति से है जिसके माध्यम से कई राष्ट्र अन्य देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सामरिक संबंधों का निर्धारण एवं संचालन करता है। यह राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। प्रसिद्ध विद्वान हैंस जे मोर्गेनथाउ के अनुसार विदेश नीति का मुख्य आधार राष्ट्रीय हित का शक्ति संतुलन है। विदेश नीति की प्रकृति गतिशील, यथार्थवादी और राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। यह स्थिति नहीं रहती बल्कि समय, परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। इसकी प्रकृति में व्यवहारिकता, लचीलापन, कूटनीति शक्ति का संतुलित प्रयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठनों का सम्मान शामिल होता है। उदाहरण के लिए इंडिया की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित रही, जबकि यूनाइटेड स्टेट की विदेशी नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्रमुख रही है। विदेशी नीति का प्रमुख उद्देश्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना,
अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सहयोग स्थापित करना, राष्ट्रीय सम्मान एवं प्रतिष्ठा की वृद्धि करना और इसके अपने नागरिकों के हितों में सुरक्षा करना शामिल है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार के मुद्दों का समाधान भी इसी नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस प्रकार विदेश नीति किसी भी राष्ट्र की बाह्य संबंधों की समग्र रणनीति जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, सुरक्षा और सुनिश्चितता का और विश्व समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए बनाई और संचालित की जाती है। विदेश नीति का अर्थ, प्राकृतिक एवं उद्देश्यों की व्याख्या। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध विद्वान है जिसका नाम है हैंस जे मोर्गेनथाउ। तो इसका नाम आपको याद रखना है और अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शीत युद्ध के अंत के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द केसेस एंड कंसिक्वेंस ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध विश्व राजनीति का वह दौर है जिसमें यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन दो महाशक्तियों के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा रही। इसके अंत के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे प्रमुख कारण सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी और राजनीतिक अस्थिरता थी। निरंतर हथियारों की होड़ और सैन्य व्यय ने उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। इसके अतिरिक्त सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई ग्लासनोस्ट, जिसे कहते हैं खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन जैसे नीतियों ने सुधार को लाने का प्रयास किया। तो सोवियत संघ के एक नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिसका नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसने क्या शुरू किया था, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों को सुधार लाने के लिए प्रयास किया था सोवियत संघ में। लेकिन इससे व्यवस्था में ढीलापन और असंतोष बढ़ गई। पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन तेज हुई। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने से पूर्व पश्चिम विभाजन का प्रतीक भी समाप्त हो गया। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया था, जिससे पश्चिम विभाजन का प्रतीक भी समाप्त हो गया। अंततः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध का औपचारिक अंत हुआ। और यहीं से शीत युद्ध का अंत हो गया 1991 में। इसके परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति में द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त होकर एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हुई। पहले द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, उसके सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई, जिसमें अमेरिका प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। अनेक नए स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए और वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ी और लोकतंत्र तथा बाजार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। हालांकि क्षेत्रीय संघर्षों और शक्ति संतुलन की नई चुनौतियां भी सामने आई। इस प्रकार शीत युद्ध का अंत विश्व राजनीति में व्यापक और दूरगामी परिवर्तन का कारण बना। तो ये बिल्कुल क्लास 12 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिटेल द रीजन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का विघटन 1991 में विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति और वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़े परिवर्तन को जन्म दिया। इसके विघटन के पीछे अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक कारण जिम्मेदार थे। सबसे प्रमुख कारण आर्थिक कमजोरी थी। मतलब कि सोवियत संघ के विघटन का सबसे आर्थिक कारण क्या था, तो आर्थिक कमजोरी। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोक्ता आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल रही। भारी सैन्य व्यय और कोल्ड वॉर के दौरान हथियारों की होड़ ने अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव डाला। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कमी, महंगाई और जनता में असंतोष बढ़ा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक असंतोष और लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी थी। एक दलीय शासन व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित थी, जिससे विभिन्न गणराज्यों में अलगाववादी भावनाएं मजबूत हुई। 1980 के दशक में सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन जैसी नीति लागू की। इन सुधारों का उद्देश्य व्यवस्था को सशक्त बनाना था, परंतु इससे राजनीतिक नियंत्रण कमजोर हुआ और जनता को अधिक स्वतंत्रता मिली, जिससे अलगाववादी आंदोलन को बल दिया। इसके अतिरिक्त पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन के पतन और 1989 में बर्लिन के दीवार गिरने से सोवियत प्रभाव क्षेत्र कमजोर हुआ। विभिन्न गणराज्यों जैसे कि बाल्टिन देशों, यूक्रेन आदि ने स्वतंत्रता की मांग तेज कर दी। अंततः दिसंबर 1991 में सोवियत संघ आधिकारिक रूप से विघटित हो गया। 15 स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए। इस प्रकार आर्थिक संकट, राजनीतिक असंतोष, वैचारिक परिवर्तन, सुधार नीतियों के अनेक अनपेक्षित परिणाम तथा क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की भावना सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण थी। यह घटना विश्व इतिहास में एक
युगांतकारी परिवर्तन सिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीत युद्ध के बाद चीन की विदेश नीति के प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द मेजर इशू ऑफ चाइनाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत हुआ और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आए। इस परिवर्तित वैश्विक व्यवस्था में चाइना ने अपनी विदेश नीति में नए सिरे से ढाला। उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, क्षेत्रीय प्रभाव का विस्तार और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना रहा। सबसे प्रमुख मुद्दा आर्थिक कूटनीति रहा। चीन ने अशांतिपूर्ण उदय की नीति अपनाते हुए व्यापार, निवेश और वैश्विक बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाई। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता प्राप्त करने के बाद चीन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। दूसरा प्रमुख मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा है। ताइवान प्रश्न दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद और सीमा संबंधी मुद्दे चीन की विदेश नीति के संवेदनशील विषय रहे। चीन ने नए मुद्दों पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता और सामरिक हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका के साथ संबंध है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, इसलिए चीन की नीति अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों पर आधारित रही। हाल के वर्षों में व्यापक प्रौद्योगिकी और सामरिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी देखा गया है। इसके अतिरिक्त चीन ने बहुपक्षवाद को बढ़ावा दिया और एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक संबंध मजबूत किए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजनाओं के माध्यम से चीन ने वैश्विक बुनियादी ढांचे को और संपर्क को बढ़ाने का प्रयास किया। इस प्रकार शीत युद्ध के बाद चीन की विदेश नीति आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक प्रभाव विस्तार और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना पर केंद्रित रही है, जिससे वह एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सका है। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत यूनियन के विघटन के बाद प्रारंभिक दौर में विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय रही, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। किंतु 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन होने लगा और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देने लगी। बहुध्रुवीय व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें विश्व राजनीति में कई शक्तिशाली राष्ट्र या शक्ति केंद्र प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं और किसी एक देश का वर्चस्व नहीं रहता है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में शक्ति का वितरण कई देशों में होना, क्षेत्रीय संगठनों की बढ़ती भूमिका, आर्थिक पारस्परिक निर्भरता तथा सामरिक संतुलन भी राजनीति शामिल है। इसमें प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों साथ साथ चलते हैं। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में भी इस व्यवस्था को मजबूत किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और बहुपक्षीय मंचों की भूमिका भी बढ़ी है। उभरते शक्ति केंद्रों में चाइना, इंडिया, रशिया तथा यूरोपियन यूनियन प्रमुख है। चीन अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के बल पर वैश्विक प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था और सामरिक महत्व के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रूस ऊर्जा संसाधनों और सैन्य क्षमता के आधार पर प्रभाव बनाए हुए है, जबकि यूरोपीय संघ सामूहिक आर्थिक शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में शक्ति का संतुलन, वितरण, क्षेत्रीय सहयोग और प्रतिस्पर्धा की मिश्रित प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यह व्यवस्था एक ओर संतुलन और स्थिरता की संभावना बढ़ाती है और दूसरी ओर नए प्रकार की प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की चुनौतियों का प्रस्तुत करती है। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर 9 पॉलिटिकल साइंस का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।